हेलो डियर, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे वो पास आउट हो चुके हैं या फिर अपने आखिरी साल में हो, तो उनके लिए हम बेहतर तैयारी के लिए एक अच्छा सा सीरियल वाइज वीडियो ला रहे हैं। तो इसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यह आपके तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। इससे पहले 7 वीडियो दे चुके हैं और यह 8वां वीडियो है। 7 वीडियो तक नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। रही बात जो लोग भी GNM 3rd ईयर में हैं या फिर पास हो चुके हैं, तो उन सब के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं GNM 3rd ईयर वाले के जगह पर यह क्लास ला रहा हूं, जो कि नवंबर भर चलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर से जो बचे खुचे GNM 3rd ईयर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मौका है आपके पास, इस नवंबर भर जितने भी क्वेश्चन आ जाए, 15-20 वीडियो जितने आ जाए, लगभग 500-600 ऑब्जेक्टिव्स जितने आ जाए, उसको क्लियर कीजिए। बहुत सारे नॉलेज आपको गेन होगा और नॉलेज आपके लिए ख़राब ही नहीं करेगा, यह आगे बहुत काम आएगा। समझ गए? और जो लोग पास कर चुके हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो 4 चांद लगा ही देगा उनके तैयारी में। समझ गए? तो बाकी आपकी मन। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है। कराऊंगा 30 प्रश्न, बट ये 30 प्रश्न आपके 40-50 प्रश्न को कवर कर लेगा। बहुत सारे चीज़ हम एक्स्ट्रा भी बताते हैं, जिसको आप लोग सुनकर बहुत सारे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न कहता है कि स्त्री के जननांगों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन संबंधित डिजीज कौन सा अध्ययन है। कहता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मतलब जो जननांग होता है, उससे संबंधित जो रोग होता है उसके अध्ययन कहाँ पे करते हैं, उसके अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको पता है, आप लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग गाइनकोलॉजी कहते हैं। मिडवाइफ होता है जो कि प्रसूति विभाग होता है, उसमें बच्चे के जो है जन्म से रिलेटेड पढ़ते हैं। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की बात हो तो गाइनकोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ गए? आगे चलिए, ये चीज़ हो गया। साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? मन के रोग। समझ गए? मानसिक रोगों के बारे में। तो ये सब चीज़ें को आपको समझना है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्द युक्त मासिक धर्म पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है। माय डियर, अगर पेनफुल मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म हो रहा है, उस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? डिस्मोनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्मोनेरिया। डी फॉर होता है डिफ़िकल्ट मतलब कठिनाई, और मेनोरिया मतलब होता है स्राव, मासिक स्राव। समझ गए? तो जहाँ भी डी लिखा रहेगा तो समझिएगा डिफ़िकल्ट यानी पेनफुल, दर्दयुक्त। समझ गए? तो यही हो गया डिस्मोनेरिया। एमनोरिया, ए फॉर अब्सेंस, और मेनोरिया मतलब मासिक स्राव, मतलब मासिक स्राव में अनुपस्थित होना, अब्सेंट होना एमनोरिया कहलाता है। समझ गए? हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म बहुत कम ही होना, हाइपोमेनोरिया कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें लिखिएगा। समझ गए? चलिए, मतलब मासिक स्राव का कम होना हाइपोमेनोरिया कहलाता है। समझ गए? और बहुत कम होना एलिगोमेनोरिया कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना क्या कर। अभी ऊपर बताए हैं कि ए फॉर अब्सेंस, और ए फॉर अब्सेंस होगा, और ए फॉर जो है आपके क्या होते हैं? एमनोरिया भी होगा। तो राइट आंसर एमिनोरिया होगा, अब्सेंस। ओके, चलिए चौथा प्रश्न है। कहता है सेनाइल वेजिनाइटिस का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं, जिसके लास्ट में आइटिस लगा रहेगा, समझिएगा कि वह जो है उसका क्या है? इन्फ्लामेशन है। किसका? तो वेजिनाइटिस, वेजिना से वेजिनाइटिस बना है, तो वेजिना से वेजिनाइटिस बना है, तो कहीं ना कहीं यह वेजिना का ही इन्फ्लामेशन होगा। तो मेनोपॉज के बाद ओमेन में होने वाला वेजिनल इन्फ्लामेशन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए मेनोपॉज होता क्या है महिलाओं में। बहुत अच्छा प्रश्न है, मेनोपॉज क्या होता है बताइए। चौथा प्रश्न वही है, सेनाइल वेजिनाइटिस। तो वेजिनाइटिस का मतलब होता है कि वेजिना का इन्फ्लामेशन। जो भी चीज़ उस अर्थ समझिए, वेजिनाइटिस, आइटिस लगा है तो इन्फ्लामेशन होगा, वेजी है तो कहीं ना कहीं वेजिना से रिलेटेड होगा। समझ गए? चलिए, यहाँ पे हो गया। पांचवा है, कहता है सल्फिंजाइटिस। सल्फिंजाइटिस से आप क्या समझते हैं? तो सल्फिंजाइटिस से हम लोग मेनोपॉज, ये तो ऊपर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन। सल्फिंजाइटिस का अर्थ क्या होता है? कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसका इन्फ्लामेशन। समझ गए? चलिए, छठा है, कहता है एक फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास कब होता है। तो माय डियर, मानिए एक फीमेल मतलब एक लड़की है, तो उसमें मान गए सेकेंडरी जो द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वह कब विकास होता है? तो प्यूबर्टी में, यौना आरंभ में। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सातवां है, एक फीमेल में आने वाला प्रथम मासिक धर्म क्या कहलाता है।
तो एक फीमेल में प्रथम यानी यूँ कहे लड़की में, गर्ल में, एक फीमेल में जो है आपके जो आने वाला ये मासिक धर्म होता है, प्रथम मासिक धर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी होना आरंभ, मेनार्क होता है, यही राइट आंसर होगा। मेनोपॉज होता है जो आपको रुक जाता है मासिक धर्म 45 से 50 वर्ष के उम्र के आसपास, तो ये मेनोपॉज होता है, रुक जाना, जबकि शुरू होना मेनार्क होता है। ओके, प्रथम मासिक धर्म। 8वां है कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? तो देखिए सभी मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। कीमोथेरेपी जिसमें दवाई का उपयोग करके जो है आपको टीबी का हो या फिर कैंसर का इलाज किया जाता है, तो कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट होता है, समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 9वां है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में जो है रेडियो वेव के द्वारा कैंसर सेल को नष्ट किया जाता है, तो यह भी कैंसर ट्रीटमेंट ही जो है होता है, रेडियोथेरेपी। ओके, 10वां प्रश्न है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी समझ रहे हैं कि महिलाओं में स्तनों का शैल क्रिया ही मास्टेक्टोमी कहलाता है। मास्टेक्टोमी पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि सर्जरी के बाद, समझ गए। तो मास्टेक्टोमी चूँकि एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसके बाद मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में महिलाओं को निम्न में से कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है? तो मास्टेक्टोमी के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो एक प्रकार से प्रॉब्लम होता है महिलाओं में, वह बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, समझ गए। बॉडी का जो इमेज होता है वह ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 स्तन होते हैं, समझ गए। ये दोनों स्तन के क्या किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा, मान गए कोई भी स्तन में अगर कैंसर है, समझ गए, ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर ब्रेस्ट में कोई इन्फ्लामेशन होता है जिसके वजह से सर्जरी करना पड़ता है, तो उसमें या तो सर्जरी के द्वारा स्तन को काट के हटा दिया जाता है या फिर कुछ भाग को काट के हटा दिया जाता है, जिससे जो इमेज होता है वह ख़राब हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। जाहिर सी बात है कि एक फीमेल में मानिए ब्रेस्ट ही अगर नहीं है, उसको हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा? नहीं ठीक उतना लगता है। ये सब जो है ब्यूटी को दिखाता है। 11 है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जो होता है यह आपके ऑर्काइटिस, आइटिस, यहाँ भी इन्फ्लामेशन है, समझ गए। कुछ कुछ वर्ड होंगे जो आपको पकड़ में नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पे ऑर्काई और टिस है, समझ गए। तो अब वो ऑर्काइटिस से रिलेटेड आपको नहीं पता चलेगा कि ऑर्क क्या होता है। आइटिस तो इन्फ्लामेशन समझ गए, लेकिन ऑर्क के बारे में नहीं समझे। तो ऑर्काइटिस टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है, जो कि मेल में वृषण जो होता है 2, उसी का इन्फ्लामेशन होता है, समझ रहे हैं। चलिए 12 है, कहता है BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब स्वयं स्तन परीक्षण इसको हम लोग कहते हैं। इसका जो होता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन गलत, ब्रेस्ट रिमूवल गलत, ब्रेस्ट के महिलाओं द्वारा स्वयं किए जाने वाले परीक्षण यह बिल्कुल सही है, समझ गए। महिलाओं द्वारा अपने ब्रेस्ट को स्वयं से जो है जांचा जाता है, वही BSE होता है। ओके, 13 नंबर है निम्न में से स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण क्या है? और स्लाइडिंग हर्निया तब होता है जब डायफ्राम को पार करते हुए उदर का कोई भी अंग प्रवेश कर जाता है ऊपर छाती में, तो जाके यह स्लाइडिंग हर्निया होता है। इसे डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं, समझ गए। तो यह होने से लक्षण ये होता है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स हो जाता है, मतलब जो गैस्ट्रो GERD, इससे GRD लक्षण देखने को मिलता है स्लाइडिंग हर्निया में। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर GERD देखा जाता है। ओके, एपिस्टैक्सिस क्या होता है? एपिस्टॉक्सिस नाक से ब्लीडिंग होना, समझ गए। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। 14 है बिलरोथ 1 प्रक्रिया। बिलरोथ 1 जो प्रोसीड्यूर है यह किस डिजीज के मैनेजमेंट हेतु उपयोग में ली जाती है? तो जो लोग हमारे नर्सिंग ज्ञान वाले चैनल पर देखते होंगे रेगुलर GNM के क्लास, उनको ये पता होगा, हम पढ़ाए हैं अभी पेप्टिक अल्सर जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे बिलरोथ 1 बिलरोथ 2 जो है पढ़ाए थे। यह पेप्टिक अल्सर में किया जाता है, समझ गए, जिसमें अमाशय के कुछ भाग को काट कर हटाकर जो है पेप्टिक जो है ड्यूडेनम से जोड़ा जाता है, समझ गए। और एक में होता है कि ज्यूजेनम से जोड़ा जाता है। ओके, तो यही बिलरोथ 1 और 2 होता है। बिलरोथ प्रोसीड्यूर यह भी जो है पेप्टिक अल्सर का ही है। बिलरोथ 2 में जेजुनम के साथ में जोड़ा जाता है, ज्यूजेनम के साथ में जोड़ा जाता है, अमाशय के कुछ भाग को काट के हटाकर ज्यूजेनम के साथ जोड़ते हैं। बिलरोथ 1 में ड्यूडेनम के साथ जोड़ते हैं, और ज्यूजेनम और ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का, पता है। चलिए 16 है, कहता है पाइलोरोप्लास्टिक। तो आप लोग को मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में कि पाइलोरोप्लास्टी जो होता है यह पाइलोरिक स्टेनोसिस में किया जाता है। पाइलोरोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पाइलोरिक एस्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल किया जाता है, समझ गए। इसमें प्लास्टिक लगाकर पाइलोरोप्लास्टिक में यह कब होता है? जब पाइलोरोस्टेनोसिस होता है, जो अमाशय का
आखिरी छोर जो पाइलोरिक वाल्व होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, वह जो है भाग में थोड़ा सा स्टेनोसिस आ जाता है, संकुचन होता है, जिससे आमाशय का भोजन आंत में नहीं जा पाता है। तो इसको फैलाने के लिए पाइलोरी प्लास्टिक किया जाता है, जिसमें एस्फिक्टर को हल्का सा शिथिल किया जाता है पाइलोरी प्लास्टिक के द्वारा। ठीक है। 17 है इंसिजनल हर्निया के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। तो इंसिजन मतलब क्या होता है, चीरा लगाना, यानी सर्जरी प्रोसेस, समझ गए। तो कहीं भी अगर बॉडी में सर्जरी है और वहाँ पे अगर मांस के रूप में उभार आ गया तो समझिए वह इंसिजन हर्निया है। जो पहले कभी सर्जरी हुआ रहता है और उस जगह पर अगर हर्निया हो जाता है, मीन्स कोई अंग आकर वहाँ पे सूजन के रूप में उभार आ जाता है उस सर्जरी वाले साइट पे, तो उसे इंसिजन हर्निया कहते हैं, समझ गए। आते देख लीजिए, इंटेस्टाइन पूर्व में हुई एब्डोमिनल सर्जरी वाले स्टेन से होकर बाहर निकल जाती है। वही चीज़ें मैंने बताया कि आंत जो होता है वह सर्जरी वाले एब्डोमिनल के किसी एरिया में सर्जरी हुआ है तो वहाँ पे आंत का कोई भाग जो है बाहर के रूप में निकलेगा उभार, तो वही जो है इंसिजन हर्निया होता है। ओके। 18 है निम्न में से डेंगू का लक्षण नहीं है। मतलब इनमें से डेंगू का लक्षण कौन नहीं है। तो डेंगू में तेज बुखार आता है, सही। जोड़ों में दर्द होता है, सही। आँखों में दर्द होता है, सही। लेकिन हल्का बुखार गलत है, समझ गए। डेंगू का ये लक्षण नहीं होता है। बाकी 19 नंबर है पाइलोरिक इंस्फिक्टर पाया जाता है। पाइलोरी इंस्फिक्टर कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है, अभी मैं बताया हूँ कि जैसे ए अमाशय है, समझ गए, ए अमाशय का भाग है, समझ गए। तो अमाशय हमारा किससे जुड़ा रहता है, आंतों से। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है आपके मसल्स लगा होता है, समझ गए, जो भोजन को क्या करता है, वापस आंत, अब इधर आंत है, समझ गए, इधर आंत है, तो भोजन जो आंत में चला जाता है उसको वापस आने से रोकता कौन है, यही इंस्फिक्टर रोकता है, जो मसल्स का बना होता है। जब भोजन पेट से जो है आपके आंत में आ जाता है तो यह बंद हो जाता है, समझ गए, जिससे भोजन वापस आंत का जो है पेट में नहीं आता है। तो ये जो है काम करता है इंस्फिक्टर, समझ गए। अब इंस्फिक्टर में स्टेनोसिस हो जाता है तो यहीं पे एक पाइलोरिक इंस्फिक्टर होता है, समझ गए, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट स्थल होता है, समझ गए। अब यह पाया जाता है, छोटी आंत के सबसे पहला भाग ड्यूडेनम होता है और ये स्टोमेक है, तो दोनों के बीच में ही ये पाया जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, समझ गए। 20 नंबर है निम्न में से एंटी डायरियल ड्रग कौन सा है। एंटी डायरियल मतलब दस्त रोधी दवाई कौन सी है, समझ गए। कोडिन सल्फेट, समझ गए, कोडिन सल्फेट, लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड और ओमेप्राजोल। तो एंटी डायरियल ड्रग जो है आपका कोडिन सल्फेट और लोपेप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड, बाकी ओमेप्राजोल गैस की दवा है, याद रखिएगा। तो ए और बी डी आंसर होगा, समझ गए। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, आप लोग को पता है। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है यह ऐंठन में, अगर पेट में ऐंठन होता है तो उसमें यह दवाई दिया जाता है। यह एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग होता है, समझ गए, क्या होता है, एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग होता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, याद रखिएगा, जो पेट में ऐंठन होने पर दिया जाता है। 22 नंबर है डुल्कोलैक्स क्या होता है। डुल्कोलैक्स आप लोग को पता है, डूफालैक जो होता है, डूफालैक कौन सा दवा है, डूफालैक लैक्जेक्टिव दवाई है, जो क्या करता है कि आपके पेट में आमाशय में पानी को ऑब्जर्व करता है और सॉफ्ट करता है, नरम बनाता है आपको मल को, जो बाहर निकलने में आसानी करता है, कब्ज में दिया जाता है, समझ गए। तो डुल्कोलैक्स एक प्रकार के लैक्जेक्टिव ड्रग है, समझ गए, जो कब्ज को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 23 है निम्न में से बीटा एनर्जिक ड्रग कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल। तो देखिए प्रोप्रानोलोल, एटिनोनोल, लेवेटालोल, यह सब बीटा एनर्जिक ड्रग है जो प्रेशर, दबाव को कम करता है, समझ, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन में भी यह ड्रग काम करता है कि आपके रक्तचाप को समान करता है, नॉर्मल बनाता है। लेवेटालोल, एटिनोनोल, प्रोप्रानोलोल, समझ गए। तो ये सब बीटा एनर्जिक ड्रग है, जहाँ जहाँ आपके प्रेशर अधिक होगा उसको कम करता है, समझ गए। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑल ऑफ एबोव राइट आंसर होगा। लोल वाला जितने भी दवाई आएगा ना, एनोल वाला दवाई जहाँ भी आएगा समझ जाइएगा बीटा एड्रेनर्जिक दवाई है। ओके,
आगे है ब्रोंकोडिलेटर ड्रग का एग्जाम्पल क्या है। ब्रोंकोडिलेटर, डिलेटर मतलब होता है फैलाने वाला, समझ गए, और ब्रोंको मतलब होता है ब्रोंकिया। ब्रोंकिया को फैलाने वाला जो दवाई होता है वह कौन सा दवाई है? नाइट्रोग्लिसरीन नहीं, ये चेस्ट पेन में दिया जाता है। ओके, फिनोबार्बिटोल और मेनिनटोल। मेनिनटोल दवाई जो होता है या फिर फेनीबार्बिटोल जो होता है, यह दवाई जो है आपको मस्तिष्क में जो प्रेशर बढ़ता है, आईओपी लेवल, आईसीपी लेवल, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उसमें मेनिनटोल दिया जाता है, समझ गए, जिसके कारण आईसीपी बढ़ने से ब्रेन में दर्द होता है, मेनिनटोल दिया जाता है। फेनीबार्बिटोल भी उसी ग्रुप का दवाई है। नाइट्रोग्लिसरीन आपका चेस्ट पेन को जो है जैसे एमआई वगैरह में दिया जाता है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन में या एंजाइना में दिया जाता है। रही बात थियोफाइलिन हो या फिर आपके बहुत सारे फाइलिन वाला दवाई आता है, समझ गए ना, तो ये फाइलिन वाला जितने भी दवाई होगा जिसके लास्ट में फाइलिन लगा होगा वह अस्थमा वाले मरीज को दिया जाता है, जिसको सांस में दम घुटता हो, दम फूलता हो, तो ब्रोंकोडिलेटर ब्रोंकिया को फैलाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में आसानी होता है, समझ गए। तो ये थियोफाइलिन याद रखिएगा, बहुत सारे फाइलिन वाला आपको दवाई मिल जाएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा, समझ गए। 25 नंबर है, निम्न में से ब्रोंकोडिलेटर का साइड इफेक्ट क्या है। अब ऊपर वाला जो दवाई देखें उसका क्या साइड इफेक्ट होता है लेने से, तो मुंह ड्राई माउथ और वोमिटिंग, बात सही है, मुंह सूखेगा, वोमिटिंग हो सकता है, नौसिया होगा, वोमिटिंग होगा, यह भी बात सही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, यह भी बात सही है। यानी अगर आप अस्थमा वाला दवाई लेते हैं तो मुंह सूखना, वोमिटिंग होना, भूख कम लगना, ये सब साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। 26 है, निम्न में से एंटी कन्वल्सल ड्रग का एग्जाम्पल है। अब एंटी कन्वल्सल दवाई जिसको दौरा पड़ता है, समझ गए ना, जिसको आक्षेप आता है ना, जिसको मान गए एंटी कन्वल्सल दवाई, जिसको मान गए दौरा पड़ता है, सीजर आता है, मूर्छा लगता है, समझ गए, उसको एंटी कन्वल्सल दवाई देते हैं। अब इसमें से एंटी कन्वल्सल दवाई कौन सा है, तो ये जो फेनीबार्बिटोल जो देखे हैं यह जो है आपको कौन सा है, एंटी कन्वल्सल दवाई है, समझ गए, फेनीबार्बिटोल, समझ गए। या फिर फिनोटोइन, समझ गए ना, फिनोटोइन भी एंटी कन्वल्सन दवाई ही है। बहुत सारे टोइन वाला जितना भी दवाई आएगा ना, समझ लीजिएगा कि वह एंटी कन्वल्सन दवाई है। 27 नंबर है, कहता है 0 से 1 वर्ष के बेबी में डेली तरल की कितनी मात्रा जरूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसका उम्र 0 से 1 वर्ष है, जिस बेबी का, उसमें प्रतिदिन लगभग पर जो है डेली कितने तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो 120 ml पर kg बॉडी वेट। मान गए अगर 4 kg का बच्चा है तो उसको 4 × 120 ml कर दीजिए, इतना जो है तरल उसको दिन में लगेगा, समझ गए। 28 है, इसको हम लोग ट्रियाग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिएग कहते हैं। ट्रिएग जो है आप लोग को पता होना चाहिए, यह आपको इसका इस्तेमाल जो है मरीजों को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, पीड़ितों को निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कौन सा कितना जो है पीड़ित है, समझ गए, आपदा में। तो आपदा में ट्रिएग सिस्टम जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आपदाग्रस्त रोगियों में प्रायोरिटीज निर्धारण। प्रायोरिटी मतलब किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरी है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, समझ गए। प्रायोरिटी निर्धारण करने के लिए जो है कैटेगराइजेशन किया जाता है। यह ट्रिएग जो होता है एक नियम है जिसमें कलर वाइज बताता है कि कौन से जो है दुर्घटनाग्रस्त लोगों को क्या ज़रूरी है, किसको पहले जो है हम लोग प्रायोरिटी देंगे, यह बताता है ट्रियाग, समझ गए। क्योंकि बहुत पेशेंट आपदा में डेथ भी हो जाते हैं, तो डेथ वाले को पहले हम थोड़ी ना देखेंगे, पहले जो जिंदा है, जो जीवन से जूझ रहा है, पहले उसको देखेंगे, समझ गए। 29 है, ट्रिएग सिस्टम कैटेगरी, समझ गए ना। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गया है। ओके, ट्रिएग सिस्टम में किस कैटेगरी के पेशेंट को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब सबसे पहला प्राथमिकता किस प्रकार के जो है पेशेंट को दिया जाता है इमरजेंसी के कंडीशन में। इमरजेंसी केस वाले जो भी मरीज होते हैं जो अपने ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, आपदा से कोई भी आपदा आया और ज़िंदगी और मौत के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो उससे इमरजेंसी जो है केसेज में प्रायोरिटी दिया जाता है सबसे पहले इसको ही। ओके,
तीस नंबर है ट्रीएक सिस्टम के पेशेंट को लास्ट में प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अब ट्रीएक सिस्टम में सबसे लास्ट में किसको जो है प्राथमिकता दिया जाता है, तो जो पेशेंट लगभग डेथ कर चुका है या डेथ के कगार पर खड़ा है, तो वैसे मरीजों को जो है लास्ट में प्राथमिकता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो अब लगभग मर ही चुका है या मर ही जाएगा अब कुछ क्षण में, तो पहले अगर इसको हम प्राथमिकता देंगे तो साथ में जो जिंदा हो सकने वाला मरीज है, जो अभी अपने घाव से तड़प रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उसे एसेंशियल है, वह जिंदा हो सकता है, अगर उसे देख रेख करेंगे तो पहले हम उसको ना देखभाल करेंगे। ये तो मर ही चुका है तो इसको देखभाल करेंगे तो ये मर ही जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो जिंदा होने वाला है पहले उसको ना जिंदा करेंगे। तो यही चीज़ें होता है, लास्ट में प्रायोरिटी डेड और मोस्ट जो है ऑलमोस्ट डेड वाले पेशेंट को प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो और सारे ट्रीएक के सिस्टम हैं, आपदा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग के, आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन 1 2 4 आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग को मैं टोटल आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ जो है टॉपिक वाइज थ्योरी भी लेते आएंगे, जिससे आप कमाल की तैयारी कर सकते हो। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।